Dear students, in the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पढ़ा पहले चैप्टर में पावर शेयरिंग के दरमियान कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फॉर एग्जाम्पल, when power is shared among different organs of the government, it is known as horizontal power sharing, and this is also referred to as check and balance system. Second form of power sharing की बात करें तो when power is shared among different levels of government, for example, for whole country, administrations is done by central government. For state government, and the local level, local self government. तो इस चैप्टर में हम लोग यह जानेंगे कि पावर का जो शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच जो किया गया है, यह क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसका क्या रोल है. फिर हम जानेंगे यह पावर शेयरिंग के जो वर्टिकल फॉर्म है इसको कितने भागों में बांटा गया है. फिर हम जानेंगे जो सरकार का जो तीसरा लेवल है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे. अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करें इसके डिफिनीशन से. व्हाट फेडरलिज्म? लेट अस गो बैक to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their rules and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The changes that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purpose, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. तो हम सबसे पहले फेडरलिज्म की डिफिनीशन को जानने के पहले हम यह गौर करें कि बेल्जियम और श्रीलंका के बीच का जो पावर शेयरिंग हुआ वो किस टाइप का था. जैसा कि आपने पढ़ा
कि बेल्जियम जो था उसके एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स थे। जैसे 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच भाषा बोलते थे, जबकि 40% पीपल वैलोनिया में रहते थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे, और बाकी 1% बेल्जियंस जो थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। डच और फ्रेंच दोनों में काफ़ी टेंशन 1960 के आसपास देखे गए, कारण कि डच जो थे वो काफ़ी पिछड़े थे, काफ़ी बैकवर्ड थे एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के मामले में, जबकि फ्रेंच आगे थे। इसी कारण ये टेंशन पैदा हुआ दोनों के बीच। लेकिन वहाँ के नेताओं ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत इस बात की चर्चा हुई कि हम सभी एक हैं और हम सभी मिलकर एक सरकार का गठन करें और सभी को पावर दिए जाएं, जिससे कि हमारी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। इसलिए आपने पढ़ा एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में कि किस तरह की व्यवस्था डच, फ्रेंच और लैंग्वेज रिलेटेड जो गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसके बीच पावर का शेयरिंग किया गया। तो शुरू में अगर बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर ज़्यादा रहती तो व्यवस्था अच्छी नहीं रहती, वहाँ सिविल वार होता। जबकि श्रीलंका में आपने पढ़ा कि श्रीलंका में 74% पीपल जो थे वो सिंहली थे, और सिंहली के द्वारा गवर्नमेंट बनाया गया, जिसे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कहा गया, जिसके तहत उसने तमिलों को डिसरिगार्ड किया, उनकी मांग को दबा दिया गया, जिसके कारण वहाँ पर सिविल वार हुआ। अब हम चर्चा करें कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, सरकार का एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के निचले स्तर पर जो गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनके बीच पावर का शेयरिंग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फेडरेशन के मतलब संघवाद के दो ही तरह के लेवल्स, सरकार के दो रूप होते हैं। एक तो यह कि वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक पूरे देश की शासन व्यवस्था को जो चलाती है गवर्नमेंट, वो जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, जिससे पूरे देश के हित से जुड़े हुए सब्जेक्ट जो होते हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार है। The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of governments enjoy their power independent of the others. दूसरे तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहें, जिसे अधिकार है सिर्फ स्टेट के प्रशासन को देखना। ये दोनों तरह की जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं पावर के मामले में। अब यहाँ कार्टून की जो आपके बुक में कार्टून दिया गया है, उस पर भी चर्चा करें। I am confused. What do we call the Indian government? Is it union, federal or central? कोई बच्चा जानना चाहता है कि बहुत वो कंफ्यूज है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो सरकार है, उसको क्या हम यूनियन कह सकते हैं, फेडरल कह सकते हैं या सेंट्रल कह सकते हैं। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं क्या कि हमारा देश का जो सिस्टम है, हमारे देश की जो सरकार है, वो क्वासी फेडरल सिस्टम है। मतलब इसमें फेडरल सिस्टम के भी गुण हैं और यूनिटरी सिस्टम के भी गुण हैं। अब आगे हम चर्चा करें
कि फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विथ मेनी गवर्नमेंट्स। अब फेडरल सिस्टम का कंपेयर अदर तरह की गवर्नमेंट से किया गया है। जैसे यहाँ पर दो सिस्टम बनाया गया है, एक फेडरल और एक यूनिटरी, दोनों के बीच कंपेरिजन करें। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government. सबसे पहले दिया है यूनिटरी सिस्टम के बारे में कि यूनिटरी सिस्टम के अंतर्गत एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है और उसके अंदर कई गवर्नमेंट होती है, कई छोटी छोटी सरकारें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वो ऑर्डर दें स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसी बात नहीं होती। फेडरल सिस्टम में क्या है भाई, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह की ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती कोई चीज़ करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी तरह की जवाब तलब नहीं देनी है। अब ये जानें कि बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी किस टाइप की है कि दोनों तरह की गवर्नमेंट जो हैं वो जनता को अपने काम का उत्तर देने के लिए तैयार होती हैं, है ना। जनता को ही वो जवाब दे सकती हैं क्योंकि जनता के द्वारा ही ये सरकार निर्वाचित होती हैं। इसलिए ये दोनों तरह की गवर्नमेंट किसके आंसरेबल होगी, टू द पीपल। अब हम चर्चा करें कि फेडरल सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसे समझें। सबसे पहला दिया गया है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक तरह की सरकारें होती हैं। जैसे आपने पढ़ा, पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की व्यवस्था को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और जो गांव स्तर की या शहर स्तर की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको संचालित करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अपने भारत में भी इसका गठन किया गया है। जैसे लोअर लेवल से स्टार्ट करें तो ग्राम पंचायत, इसके ऊपर ब्लॉक समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। तो पहली विशेषता मैंने क्या बताया कि इसके अंतर्गत देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी विशेषता की बात करें, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सभी के अपने अपने क्षेत्राधिकार, अपने अपने कार्य बटे हुए हैं और अपने जो भी उनको जवाबदेही दिया गया है, जो विषय है उसके अंतर्गत वो कानून बनाती है। टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया गया है, प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो संविधान के तहत ये सारे अधिकार स्टेट और सेंट्रल या लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तीसरा, द jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution, show the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. कहने का मतलब ये जो अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, ये सभी को जो अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के लिए वो सारे संविधान में हैं। अपने मन से ये कुछ नहीं कर सकते। चौथा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
जो संविधान के जो अगर हम चाहते हैं संविधान के किसी प्रोविज़न को बदलना, इसके लिए किसी एक सरकार की सहमति से नहीं होगी। इसके लिए सभी की सहमति होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। जैसा कि आपने क्लास 8 में पढ़ा कि देयर आर 3 प्रोसीड्यूर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन। पाँचवा, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कोर्ट्स को ये पावर दिया गया है कि जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट या विधानसभा जो लॉ बनाती है, उसको वो चेक करती है कि यह लॉ संविधान के अनुसार बना है कि नहीं। अगर कोर्ट को लगता है ये संविधान के अनुसार नहीं है तो तुरंत उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह सबसे बड़ी जो कोर्ट है, जो अन्य कोर्ट को देखती है, उसकी हर एक्टिविटी को चेक करती है, वो सुप्रीम कोर्ट है, जो एक अंपायर की तरह काम करता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही सर्वमान्य होता है। 6th point, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब प्रत्येक लेवल की तरह की जो गवर्नमेंट है, उसके जो आमदनी के सोर्स हैं वो भी संविधान में बताए गए हैं कि किस गवर्नमेंट को किन क्षेत्रों से आमदनी प्राप्त होगा। लास्ट पॉइंट, द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives: to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. इस तरह हम कह सकते हैं 7 फीचर्स की बात करें तो फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कि जो हमारे देश की एकता बची रहे, विखंडित ना हो, और दूसरा जो हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है, जैसे लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, रहन सहन को लेकर, ये सब में आपस में हम समन्वय बनाकर रखें। Therefore, 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. और ये 2 एस्पेक्ट्स जो हमने बताया, जैसे टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, यह तभी संभव है जब भिन्न भिन्न तरह की सरकारों में संबंध अच्छा हो, को रिलेशन हो और एक दूसरे पर विश्वास हो, और ऐसा एग्रीमेंट कायम करें जिससे कि हम सभी एक छत्र छाया में रह सकें। तो ये 7 फीचर्स हैं। ये 7 फीचर्स फेडरलिज्म के बताए गए हैं। इन सभी फीचर्स को पढ़ने हैं, याद करने हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are 2 kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federations include the USA, Switzerland, and Australia. In the first category of federations, all the constituent states usually have equal powers and are strong versus the federal government. अब अगर पावर्स के बैलेंस की बात करें सेंट्रल और स्टेट के बीच, तो उसमें कई तरह के अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे अपने स्टेट की ही बात करें, अपने भारत में जितने स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटोरीज हैं, उनके पावर अलग अलग हैं। सभी स्टेट को एक तरह के पावर नहीं दिए गए हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश की, उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पर किस तरह की डाइवर्सिटी है, किस तरह के लोग रहते हैं,
किस किस तरह की कम्युनिटी वहाँ निवास करती है, वहाँ का कल्चर कैसा रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, और इसी आधार को मानकर पावर का शेयरिंग किया गया है। तो जब कई स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर जब एक बड़ा यूनिट कायम करते हैं, तब इसे कमिंग फेडरेशन कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका जो था शुरू में 13 कॉलोनी में था, और ये 13 कॉलोनी ही बाद में इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट होकर यूएसए के नाम से जाने गए। तो अमेरिका में जो सिस्टम बनाया गया है उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सभी को इक्वल अधिकार दिए गए हैं, किसी तरह की डिफरेंसेस वहाँ नहीं पावर शेयरिंग के मामले में। तो अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जिन्हें एक तरह का अधिकार दिया गया है, इक्वल अधिकार है। दूसरे फेडरेशंस की बात करें तो जिसमें कंट्री डिसाइड करता है, the second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this kind of holding together federations. In this second category, the central government tends to be more powerful versus the states. Very often different constituent units of the federations have unequal powers. Some units are granted a special power. सेकेंड फेडरेशन की बात करें तो जब एक बड़ा देश ही पावर को शेयरिंग करता है, भिन्न भिन्न राज्यों के बीच अलग अलग एक तरह की पावर देने की बात नहीं होती, तो इसे कहा गया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऐसे आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो कि वहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। तो रिजर्वेशन का हम मामला ले सकते हैं कि हमारे समाज में कुछ कम्युनिटी ऐसी है उसको रिजर्वेशन दिया गया है। कुछ ऐसे यूनियन टेरिटोरीज़ हैं अपने भारत में जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली शासन करती है ना। तो ये सिस्टम, अब जैसे बिहार और अगर यूपी की बात करें तो यूपी को विशेष पावर दिए गए हैं बिहार की अपेक्षा, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जब जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया था, तो जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, वहाँ कोई भी भारतीय ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, हमारे संविधान का कोई प्रोविज़न वहाँ लागू नहीं हो सकता था। ये सारे एग्जाम्पल इस बात को बताते हैं कि हमारे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं सभी को अनइक्वल पावर दिया गया है, जिसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कहते हैं। तो हमने फेडरलिज्म चैप्टर के तहत इन टॉपिक को पढ़ा, जिसमें सबसे पहला बेल्जियम और श्रीलंका के बीच पावर शेयरिंग का रिकैप किया गया, फिर डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म की चर्चा हुई, कंपैरिजन किया गया फेडरल सिस्टम का यूनिटरी सिस्टम के तहत, फीचर्स हमने जाना, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशंस के 2 टाइप को पढ़ा, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप सभी बच्चे पढ़ें, समझें, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप बनाएं।